ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे ब्लैक टॉर्च का 7th एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में इन लोगों के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। अब ये सब लोग बैठ के यहाँ पे भाई न्यूज़ देख रहे होते हैं और न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि आज ही सुबह सुबह कई सारे लोगों की लाशें मिली है एक शांत से रेसिडेंशियल नेबरहुड के अंदर, और ऐसा लग रहा है काफी सारे मर्डर्स हुए हैं और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ऐसा किसने किया होगा। लेकिन ये लोग बैठ के समझ जाते हैं, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि मोनोनोकेज ने ही ऐसा किया होगा। अब आपको पता होगा ये फुयो नाम की बंदी थी जो कि पिछले एपिसोड में थी, ये अभी भी यहाँ पे होती है। तो जीरो को ना दिक्कत हो रही होती है इससे, क्योंकि ये बंदी उसके श्रिम्प्स खा गई होती है पहली बात, दूसरी बात उसके मैजिक लोटस ने उसको मार ही दिया था। तो फुयो कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, वैसे भी तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं है इन श्रिम्प्स के ऊपर। तो भाई जीरो ने लिटरली अपना नाम लिख रखा होता है इन श्रिम्प्स पे। तो ये दोनों ना बहस कर रहे होते हैं और बाकी सब सुन रहे होते हैं इनकी बातें। तो यार जीरो पूछते हैं कि वैसे ये मोनोनोके लोग इंसानों को खाते क्यों है, मतलब देख लो इसको, देख लो यहाँ पे साइड में मोनोनोके बैठी है, हमारा खाना खा रही है। तो फुयो बताती है देखो यार ऐसी बात नहीं है कि मोनोनोके इसको सिर्फ इंसान ही खाने को मिलते हैं, बात यह है कि हम लोगों को इंसानों की वाइटल एनर्जी चाहिए होती है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो जीरो कहता है हाँ यार वो अमागी नाम का बंदा भी वैसे यही बात कह रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि यार हिरासाका एरिया के अंदर ना एक अजीब सा फॉग फैल चुका होता है। तो रियोसुके यहाँ पे उसी बंदी से मिलने के लिए आया होता है जो पहले आई थी ना, उससे यहाँ पे वो अपने ट्रेनीज के बारे में बात कर रहा होता है कि वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं। एंड वो कहता है, मदद ऑफर करता है इस बंदी को कि अगर तुम्हें किसी भी चीज के रिगार्डिंग हमारी मदद की जरूरत हो तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। बेसिकली वो जो फॉग वाला जो केस है ना, चाहता है रियोसुके कि उसकी टीम उसके ऊपर काम करे। तब यहाँ पे टोकिएडा का फोन आ जाता है। अब ये बंदी उससे बात करती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्राइम सीन का सीन। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि भाई ये फॉग है क्या, ये बस हिरासाका एरिया के अंदर होता है लेकिन ये जहरीला हो सकता है। तो ये लोग बस बाहर ही खड़े हुए होते हैं। सारे ब्यूरो के लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके होते हैं, रियोसुके की टीम भी यहाँ पे आ गई होती है। इसका तो ये है कि उस बंदी ने परमिशन दे दी होती है रियोसुके को, क्योंकि ऑब्वियसली यार रियोसुके बताता है कि यार उनकी टीम बनाई ही इसलिए गई है कि मोनोनोके की एक्टिविटीज के ऊपर ये लोग ध्यान दे सके। अब यार फुयो भी इनके साथ आई होती है। रियोसुके बताता है कि तुम तीनों लकी होने वाले हो क्योंकि तुम तीनों ही जाओगे शहर के अंदर और पता लगाओगे कि वहां पे चल क्या रहा है। अंदर सिविलियंस हो सकते हैं जिनको मदद की जरूरत है, और ये जो फॉग है इसकी तुम चिंता मत करना क्योंकि ये जो तुम्हारा एस्पेनाज गियर है ना उसके अंदर स्पेक्ट्रल न्यूट्रलाइजर लगा हुआ है। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। सबसे पहला है रेस्क्यू करना है सर्वाइवर्स को, दूसरा है इस फॉग को हटाना है, तीसरा अगर कोई एनिमी है तो उनका हथियार छीनना है और उनको कैप्चर करना है। तो यार उसको लग रहा होता है कि इन सबके पीछे अमागी का हाथ है और अंदर जाते साथ ही इनका कम्युनिकेशन नॉर्मली हो नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे फुयो की बारी आती है। तो बेसिकली फुयो यही कहती है कि ये एक एक पेटल तुम ले लो, इससे तुम वॉइसलेस तरीके से मेरे से कम्युनिकेट कर पाओगे इस वाले लोटस के थ्रू। जिसके बाद हमें यहाँ पे शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इधर एक मोनोनोके होती है और वो खड़ी हुई होती है, इधर एक और बड़ा मोनोनोके होता है। इसके अलावा एक और मोनोनोके होता है जो कि यहाँ पे खड़ा होता है एक हाथ में झंडा लिए हुए। वो इंसानों को ब्रेन वॉश कर देता है जिससे कि इंसान ना ज़ॉम्बीज की तरह इधर उधर घूमने लग जाते हैं। अब ये जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है ना, मतलब मोनोनोके, इसका नाम कानावा होता है और ये नारुको होती है ये वाली बंदी, इसने ही बैरियर बनाया होता है। अब यार ये बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको फील हो जाता है कि 3 लोग इस बैरियर के अंदर घुसे हैं, नहीं 4 हैं। इनको फाइनली पता चल जाता है कि उनके साथ रागो भी है। अब यार ये जो नारुको होती है ना, ये काफी ज्यादा थक चुकी होती है, इतनी देर से उसने बैरियर बना रखा है जिस वजह से वो सो जाती है। लेकिन उसकी चिंता करने वाली कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ एक बॉडीगार्ड है उसकी रक्षा करने के लिए। तो कानावा कहते हैं ठीक है, फिर अगर रागो यहाँ पे है तो मैं उसको ढूंढने जाऊंगा और उसकी वाट लगा दूंगा, मतलब उसकी सोल मेरी हो जाएगी। ये तीनों यहाँ पे इस बैरियर के अंदर तो आ चुके होते हैं और यहाँ पे ना ये इंसान जो होते हैं ये नीचे पड़े हुए होते हैं। जीरो बताता है कि मैंने इनको बहुत हिलाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, लेकिन ये होश में नहीं आ रहे हैं। तो अब ये लोग सोचते हैं कि यार इनको हर जगह अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा उन मोनोनोके को। तभी रागो इधर आ जाता है। वो कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे तो यार काफी ज्यादा स्पेक्ट्रल एनर्जी है। इसे देख के यहाँ पे इचिका को एक आइडिया आता है। वो ये कहती है कि रागो तुम हमारे मोनोनोके रेडार बन सकते हो, तुम बता सकते हो कि वो बाकी मोनोनोके कहाँ है। तो रागो सेंस कर लेता है कि उसको 4 मोनोनोके की प्रेजेंस मिल रही होती है, लेकिन ये फॉग इतना ज्यादा डेंस होता है ना कि वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगा सकता। तो यार यहाँ पे एक होती है लड़की नारुको जिसने ये बैरियर बनाया होता है, यानी कि फॉग वाला बैरियर बनाया होता है। दूसरा होता है ये बंदा, आपको पता होगा इसने स्पेल कास्ट कर रखा है ह्यूमंस के ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा और चौथे और लोग हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साइड में कुछ कौवे होते हैं जो कि भाई मजे उड़ा रहे होते हैं। वो सोचते हैं भाई अच्छा वो इंसानों को पता नहीं क्या हो गया, हमें जी भर के खाने को मिलेगा। अब यार इचिका कहती है वैसे मैंने सुना तो था इस बारे में लेकिन आज देख पहली बार रही हो। तो जीरो यहाँ पे इन कौवों से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि वो मोनोनोके कहाँ पे है। तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है कि इंटरसेक्शन पे और पार्क में है। तो हम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई ऑब्वियसली रेजी तो इचिका के साथ हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे कानावा आ जाता है और भाई ये इतना बड़ा मोनोनोके है। तो जीरो कहता है ठीक है, फिर अब प्लान चेंज हो चुका है, रागो और मैं इसको संभालते हैं, तुम दोनों जाओ इंटरसेक्शन और पार्क में देख के आओ, मैं इसको संभालता हूँ। अब कानावा कहता है कि यार मेरे को तो
लग रहा था कि इंसान झुंड में हमला करते हैं क्योंकि असलियत में इतने कमजोर होते हैं वो लोग, तो भाई जीरो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरा इचिका इधर इस बंदे के पास आ जाती है और रीजी नारुतो के पास आ जाता है। अब इन सब की यहाँ पे फाइट शुरू होती है, जीरो वर्सेस कानावा शुरू होता है। अब कानावा तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है भाई, एक एक मुक्के में जमीन तोड़ रहा होता है वो लिटरली। यहाँ पे इस समय सिर्फ जीरो डॉज ही कर रहा होता है इन अटैक्स को, लेकिन धीरे धीरे इन अटैक्स को देखते देखते उसको पता चल जाता है उसकी टेक्निक। इधर राघो के साथ मिलकर वो एक काफी खतरनाक अटैक करता है कानावा के ऊपर, लेकिन कानावा इस अटैक को रोक लेता है। राघो भी कह देता है भाई नहीं यार मेरे से काम नहीं बन पा रहा। हमें दिखाया जाता है कि कानावा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है और एक इनविजिबल मुक्का टाइप मारता है भाई, एक काफी खतरनाक ग्रेविटी फील्ड से ना यहाँ पे नीचे गिर जाता है राघो। कानावा बताता है कि पहले वो डीमन गॉड हुआ करता था, फॉरेस्ट में रहा करता था माउंटेन्स में और एकदम कमाल की जिंदगी जी रहा था। वहां के जो इंसान थे वो उसको ऑफरिंग्स किया करते थे, उससे प्रेयर किया करते थे और उसके बदले में यहाँ पे कानावा उनकी रक्षा किया करता था। लेकिन फिर ये ओनिबाबान आ गए और उन्होंने उन इंसानों के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश रची और मैंने क्या किया, मैंने उनको जान से मार दिया। लेकिन अब फाइनली समय आ चुका है, हम मोनोनोके का हम इस दुनिया में अपनी जगह फिर से बनाएंगे। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिका का सीन दिखाया जाता है। अब यार इचिका का सामने इस बंदे से होता है, इचिका छूट के साथ यहाँ पे ऊपर आ जाती है। ये बंदा यहाँ पे अपना झंडा जैसी फहराता है ना तो इचिका एक इल्यूजन टाइप में आ जाती है। वो बताता है कि अगर तुम यहाँ से नीचे गिरी तो तुम जान से हाथ धो बैठोगी। अब यार इस बंदे को मजा आता है लोगों को अपने धुन पे नचाने में, इसी वजह से उसने सारे लोगों के ऊपर कास्ट कर रखा है स्पेल। ओके, वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है इचिका से। अब इचिका ना उसको उठा के नीचे पटक देती है और वो कहती है अच्छा ठीक है अगर गिरने से मारेंगे तो तुम भी जाओ। लेकिन यहाँ पे ये बंदा कहता है कि तुम भूल गए ये मेरा इल्यूजन है, मैं थोड़ी ना गिरूंगा। वो यहाँ पे पंख लेके उड़ने लग जाता है तो इचिका कहती है ये तो चीटिंग है यार। जिसके बाद यहाँ पे भाई ये बंदा इचिका का आउटफिट ही चेंज कर देता है, उसको थोड़ा मेंटली हिलाने के लिए उसे स्कूल गर्ल वाले आउटफिट में ले आता है और वो कहता है कि वैसे मेरे पास और भी ऑप्शन है, नेक्स्ट कौन सा करे, नर्स वाला है या फिर मेड कैफे वाला। लेकिन तभी यहाँ पे इचिका गायब हो जाती है और इस बंदे के सर पे आके बैठ जाती है लिटरली और उसका हॉर्न काट देती है। अब यार ये बंदा तो नीचे गिर जाता है, इसका सारा जादू वादू इल्यूजन उतर जाता है। इचिका ये कहती है कि एक मोनोनोके का जो स्पेक्ट्रल सेंटर होता है वो उसका हॉर्न होता है और अगर तुम वो खो दो तो तुम्हारा सारा जादू उतर जाता है कि नहीं। मुझे नहीं पता तुम कितने सीरियस हो, लेकिन हम इंसान काफी ज्यादा सीरियस है इस सिचुएशन को लेके। वह दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कानावा ने जिस बंदे को पकड़ रखा था ना वो कुछ इल्यूजन टाइप होता है और राघो ने बचा लिया होता है काइंड ऑफ जीरो को। राघो को एक चीज समझ नहीं आ रही होती कि यार जीरो की पावर ना पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इन्होंने बस एक चीज की है, इन्होंने अपना जो जैकेट थी ना वो उतार दी है। अब आपको याद होगा रियोसुके ने इन लोगों को बताया था कि इन जैकेट्स के अंदर स्पेक्ट्रल न्यूट्रलाइजर है जिस वजह से ऑब्वियसली राघो की पावर्स भी सप्रेस हो रही थी। तो यार वो जैकेट समझ रहे हो ना तुम। जिसके बाद यहाँ पे भाई दोबारा जब कानावा अटैक करने आता है ना जीरो के ऊपर तो राघो की पावर इतनी खतरनाक हो चुकी होती है कि बस ब्लॉक करने के चक्कर में यहाँ पे कानावा के बीच में से टुकड़े हो जाते हैं लिटरली। अब राघो कहता है भाई मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्या सच में उस जैकेट ने इतने समय से मेरी ताकत दबा रखी थी या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी पावर पहले से ज्यादा बढ़ रही हो धीरे धीरे करके। तो उसको याद आता है कि फुयो ने बताया था ऑब्वियसली कि यार मोनोनोके इसको ह्यूमन वाइटल एनर्जी की जरूरत होती है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जब से वो जीरो की बॉडी के साथ फ्यूज हुआ है ना तो जाने अनजाने में वो उसकी वाइटल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। इवन वो अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज उसको रियलाइज ही नहीं हुई थी। दूसरी ओर हमें रेजी का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये जो बंदा होता है ना नारुतो का बॉडीगार्ड वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक काफी कमाल की स्वॉर्ड होती है जिसके अंदर मोनोनोके एनर्जी होती है। इसे देख के रेजी एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो इस स्वॉर्ड को पहचान चुका होता है। ये वही स्वॉर्ड है जो कि उसके भाई ने ली थी और आते साथ ही उसका भाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। भाई रेजी तो जमा हुआ होता है इधर। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।